Hello everyone. We are again going to continue with the second law of motion in chapter laws of motion. Okay. Second law of motion. Yesterday I told a bit about you. Today we are going to re-continue from the there we ended. Okay. We will start with Newton's second law of motion in terms of rate of change of momentum. Newton's second law of motion. Second law of motion in terms of rate of change of momentum. I have told you all till here. तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि यहीं से मैं रिलेट कर पाऊंगा तुम लोगों को बता पाऊंगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या होता है? अगर मैं बताऊं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है इसका? F इज इक्वल टू ma. और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसा है? हम लोगों ने पीछे डिराइव करा था. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम was equal to ma. ओके. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं इन इक्वेशंस को तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या है? ma के बराबर है और डेल्टा p बाय डेल्टा t इज आल्सो इक्वल टू ma. तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा F इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t. सही है. द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोग की आएगी. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आएगी. सॉरी, सेकेंड इक्वेशन मोशन मैंने कह दिया. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो इसको मैं देखो फर्दर ये भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू डेल्टा एम वी बाय डेल्टा टी. इतना चाहो ये भी लिख सकता हूँ. एंड इफ velocity of the body is much less than the speed of light, one thing, and secondly इस केस में क्या होता है? मास क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है ना. उस केस में ये रिड्यूस होकर के बन जाती है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा यहाँ पे? डेल्टा. देखो m यहाँ पे कांस्टेंट है तो m बाहर निकल आया और चेंज किसमें खाली हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है. यानी कि ये बन गया. यानी सही है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो जाता है when the mass is constant. और मास जब कांस्टेंट होता है डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू m. जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये हो जाता है. यानी कि हम लोग अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे डिफाइन करें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अगर डिफाइन करें तो होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सही है. फिर से रिपीट करता हूँ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied and the change in momentum takes place in the direction of force. So this is the Newton's second law of motion. Here in Newton's second law of motion we are able to calculate force by two comparable quantities, mass and acceleration. Whereas first law of motion, Newton's first law of motion was a qualitative analysis where we were not able to calculate the force. Okay. अभी यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी यहाँ पे जान सकते हैं. लेट अस सी हाउ. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma. देखना. To obtain Newton's first law of motion from second law of motion. To obtain Newton's first law from the Newton's second law. यानी कि सेकंड लॉ से हम लोग इसको क्या ऑब्टेन करेंगे? यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑब्टेन करेंगे. अब देखो न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ का हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है F इज इक्वल टू m. हमारा ये कहता है फोर्स इज इक्वल टू ma, दैट इज फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी. ये हमारा कहता है. अगर इफ इन एनी केस वी अज्यूम फोर्स एज जीरो, हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो देन एक्सेलरेशन बॉडी में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा.
यानी if I'm not applying force on the body, then the acceleration will also not be produced in the body and the acceleration will be equal to zero. And if acceleration is equal to zero, तो मैं इसको कैसे फिर बोल सकता हूँ? That is, a body will continue to be in a state of rest or in a state of motion, moving in a particular direction with the same speed until unless an external force is applied. यानी कि जब तक कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, बॉडी अपनी नेचुरल टेंडेंसी रिटेन करेगी। यानी कि बॉडी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा until unless आप फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट ही पे रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। हाँ, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे इजीली यू कैन डिराइव द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ वी आर गोइंग टू गिव द आंसर्स फॉर द एक्सप्लेनेशन इन एग्जाम। क्वेश्चन है, व्हाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर विथड्रॉज द हिज हैंड्स अलोंग विद द बॉल। अब देखो यहाँ पे जब भी क्रिकेट में तुम लोगों ने देखा होगा, व्हेनेवर देयर इज अ मैच गोइंग ऑन, अगर तुम लोग भी मैच खेल रहे हो तो क्रिकेट खेल रहे होते हो, फील्डिंग कर रहे हो, तो होता क्या है, व्हेनेवर बॉल कम्स टू यू, तो बॉल को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विथड्रॉ अ हैंड। हल्का सा हैंड हम लोग क्या करते हैं, वी विथड्रॉ अ हैंड, हम लोग हाथ हल्के से पीछे लेते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज हिडन इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं कैसे। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कैसे ये दिस थिंग इज हिडन। लेट अस सी व्हाई द क्रिकेटर विथड्रॉज हिज हैंड बैक। ओके, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को क्या बताता है यहाँ पे, that force is directly proportional to the change in momentum. Okay, यानी कि force is inversely proportional to the change in time. सही है, force is inversely proportional to the change in time. अब देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। If I am withdrawing my hand back to catch the ball, if I am withdrawing my hand back, मैं अपना हाथ पीछे ले रहा हूँ बॉल को कैच करने के लिए, तो मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, I am increasing my time. When I'll be increasing my time to catch the ball, therefore force applied वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो अप्लाई होगा बॉल पे, बॉल का हमारे हाथों पे, विल बी लेसर। यानी कि अगर मैं टाइम बढ़ा रहा हूं उसको हाथ को पीछे लेकर के, therefore जो फोर्स एक्सर्टेड होगा मेरे हैंड्स पे बाय द बॉल विल बी क्वाइट लेस, and therefore by increasing time we are decreasing the effect of force over here. समझ आया यहाँ पे? Since force is inversely proportional to time, what you will say in exam, I am telling you exact answer. When we are withdrawing our hands back while catching a ball, because as we increase the duration of time by withdrawing our hands, and by the Newton's second law of motion, since we know that force is inversely proportional to time, as the time increases, the effect of force on our hands will decrease by the ball, and therefore we will not be injured. Okay, this thing you are going to tell it over there. तो ये चीज हम लोग वहां पे बताएंगे। हम लोग का आता है यहाँ पे सेकंड, अब एग्जांपल है, एथलीट्स ऑफन लैंड्स ऑन सैंड और फोम आफ्टर टेकिंग अ हाई जंप। तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, गौर करी होगी, व्हेनेवर दे एथलीट्स होते हैं, लॉन्ग जंप तो ये अलग बात होगी। अब यहाँ पे जैसे कि कोई भी एथलेटिक मीट होती है, कुछ भी होता है, कराटे होगा कुछ या फिर रेसलिंग होती है, तो जो बेड्स होते हैं ना जिसपे ये सब हो रहा होता है, दे आर क्वाइट सॉफ्ट, फोम के बने होंगे या फिर कोई काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं कि उस पर हर्ट ना, इंजरी ना हो। क्यों ना हो, तो अभी हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं वाला। एथलेटिक्स ऑफन लैंड्स ऑन सैंड और फोम आफ्टर टेकिंग अ हाई जंप। हाई जंप लेने के बाद में लैंड किस पे करते हैं, सैंड पे या फिर फोम पे। सेम आंसर है, इसका भी सेम आंसर है, देखो। Okay, since we know that by the second law of motion, force is inversely proportional to the change in time, and therefore when he lands on the sand or foam, क्या होगा, जब वो लैंड करता है सैंड पे या फोम पे लैंड करेगा, he the time duration increases, क्योंकि वो जब सैंड के अंदर क्या हो रहा है, वो थोड़ा टाइम ले रहा है, सैंड के में जाने में थोड़ा टाइम ले रहा है, and therefore the duration of time increases, and therefore the effect of force on our body decreases, and therefore we are not injured. When he lands on the sand or foam, the duration of the time for increases, and therefore the impact, यानी कि जो force हमारा लग रहा है हमारी बॉडी पे लगेगा by the land,
और द फ्लोर डिक्रीजेस। सेम हमारा यहाँ पे। उसके बाद में थर्ड वन, व्हेन अ ग्लास वेसल फॉल्स ऑन हार्ड फ्लोर दे ब्रेक, बट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे फॉल ऑन कारपेट और सैंड। वेसल्स होती हैं, ज़्यादातर तुम लोगों ने देखा होगा स्पेक्टिकल्स हो गए। स्पेक्टिकल्स हम लोग का क्या होता है, स्पेक्टिकल जब भी फ्लोर पे गिर जाता है तो क्या हो जाता है, टूट जाता है, या फिर रोड पे गिरता है तो टूट जाता है, क्योंकि सर्फेस कैसी है, हार्ड है। हाँ, अगर कोई वेसल है या फिर कोई ग्लास का वेसल है, अगर हम लोग के फ्लोर पे गिर जाता है, फर्श पे गिर जाता है, तो कैसा हो जाता है, टूट जाता है वो। लेकिन सेम केस अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर लैंड हम लोग यहाँ पे ले, कैसी यहाँ पे है, बट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे फॉल ऑन कारपेट और सैंड। सैंड पे गिरता है या फिर जो है कारपेट पे गिरता है, सही है, वो चीज़ जब सैंड पे गिर रही है, कारपेट पे गिर रही है, तो नहीं टूटता है। Neither the spectacles will break nor the glass vessels are going to break when they are falling on sand or vessel. Same thing we are going to tell it over there. By the Newton's second law of motion, while we know that force is inversely proportional to the change in time, and therefore, when the vessel, glass vessel, falls on sand, the time duration increases. The time duration increases, यानी ज़्यादा टाइम में वो जो है वो नीचे पहुंचेगी, सही ना। The time duration increases and therefore the force impact on the vessel decreases and therefore the vessel is not going to break up. See, so these things you are going to tell it over there and you will be getting your marks. Okay, we are now moving on to some numericals. We will be doing some numericals over here, which will are based on the Newton's second law of motion. Let us do. Numericals on Newton's second law of motion. इनको भी आज हम लोग कर लेना, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टू कॉल मी व्हाट्सएप। ओके, न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पहला है यहाँ पे न्यूमेरिकल हमारा, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी a force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kilogram for 3 seconds. Initially at rest. Calculate the velocity acquired by the body। हम लोग को दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। नंबर वन, velocity acquired by the body ये चीज ये कैलकुलेट करनी है। सेकंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट it over here, the change in momentum of the body। Change in momentum of the body। ओके, दो चीजें हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन। पहले यहाँ पे चीजें हम लोग देखेंगे, वट एवर थिंग्स हैव बीन गिवन टू अस वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू एक्ट ऑन। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे है, पहली बात यहाँ पे बता रहा है फोर्स हम लोग का 10 न्यूटन है, और लिखते आते हैं यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसके बाद में और क्या गिवन है, मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम्स। यहाँ पे अलग हम लोग लिख लेंगे जो चीजें लोग को दे रखी है, 2 kilogram। Time has been given as 3 seconds। टाइम हम लोग ने यहाँ पे दे रखा है 3 सेकेंड। तो बॉडी देखो यहाँ पे इनिशियली क्या थी, रेस्ट पे थी ना बॉडी, तो बॉडी इनिशियली रेस्ट पे, यानी कि u इज इक्वल टू 0। u यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि बॉडी क्या थी हमारी, रेस्ट पे। ओके, हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करनी है, वेलोसिटी इक्वाइर्ड बाय द बॉडी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बॉडी की हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनिशियल बॉडी
वेलोसिटी माइनस इक्वल करके फाइनल वेलोसिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि हम लोग का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, लिख सकता हूँ इसको बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल टू फोर्स F is equal to m within the bracket v minus u by t, यानी कि F is equal to rate of change of momentum, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को फोर्स गिवन है कितना, 10 न्यूटन फोर्स गिवन है, मास हम लोग को कितना गिवन है 2, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की मुझे मालूम नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0, सही है। और यहाँ पे टाइम कितना गिवन है बेटा, टाइम हम लोग को गिवन है 3 सेकंड्स, कितना हो गया 2 5 3 को इधर ले आओ, 15 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी हमको यहाँ पे कितनी मिलती है 15 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 15 मीटर पर सेकंड, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग को सेकंड पार्ट यहाँ पे कह रहा है चेंज इन मोमेंटम। अब देखो सेकंड पार्ट हम लोग को यहाँ पे निकालना है, कि फर्स्ट पार्ट हम लोग का यहाँ पे हो गया, सेकंड पार्ट निकालना है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारा, m विद इन द ब्रैकेट v माइनस u, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं m v माइनस mu, मैंने m कॉमन ले लिया, एक क्या हो गया m v माइनस u, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। ओके, यहाँ पे मास हम लोग को कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 2 किलोग्राम हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी अभी हम लोग को यहाँ पे निकाली 15 है, और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को कितनी दे रखी है 0 पे रखी है, तो यहाँ क्या हो गया 15 माइनस 0 15 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना आ गया हम लोग का 30, और यहाँ पे यूनिट हम लोग को मोमेंटम की लिखनी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो हम लोग का ये आ गया यहाँ पे। ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नाउ। न्यूमेरिकल्स हम लोग भी लगा लेना, ये नहीं कि वही यहाँ पे बता रहा हूँ, यू ऑल हैव टू ट्राई। क्वेश्चन है, a force acts for 0.1 second on a body of mass on a body of mass 2.0 किलोग्राम, देखो 2.0 है तो मैं इसको 2 ही लिख देता हूँ, इट विल अवॉइड एनी कंफ्यूजन। इनिशियली एट रेस्ट, the force is then withdrawn, फोर्स हटा लिया गया है, and the body moves with a velocity of 2 meter per second, and the body moves with a velocity of 2 meter per second. Find the magnitude of force. Find the magnitude of force. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली सेइंग। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकंड, यानी कि ये टाइम हम लोग को दे रखा है, इतनी देर के लिए बॉडी पे फोर्स यहाँ पे लगेगा, ये बॉडी पे फोर्स इतनी टाइम के लिए लगा है, ठीक है 0.1 सेकंड के लिए। मास बॉडी का हम लोग को दे रखा है 2 किलोग्राम, बॉडी का मास 2 किलोग्राम हो गया। बॉडी इनिशियली किस पे थी, रेस्ट पे थी, और उसका हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में बॉडी में कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी, और ये उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की हो गई है। उसके बाद में हम लोग को बताना है कि जितना वो हमारा फोर्स कितना लगा, बता देना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इट इज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग द फोर्स।
ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वही हम लोग लगाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। फोर्स, पहले यहाँ पे चीजें देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को गिवन है। टाइम हम लोग को कितना दे रखा है यहाँ पे, 0.1 सेकंड है। इसके बाद में मास हम लोग को कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम। इनिशियली एट रेस्ट यानी कि u इज इक्वल टू क्या है, 0 दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। फाइनल वेलोसिटी बॉडी की कितनी दे रखी है यहाँ पे भी, 2 मीटर पर सेकेंड है। और हम लोग को यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मालूम है, F इज इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस u बाय t। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे मालूम है। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू m हम लोग को कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम। 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स देखेंगे यहाँ पे सब है, हाँ है। v यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है हम लोग को, यहाँ पे 0.1 सेकंड। यहाँ पे कितना हो गया, 2 टू 4 डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट पर जाएगा कितना आ गया, 10। फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, फोर्स कम्स आउट टू बी 40 न्यूटन। सी फोर्स कम्स आउट टू बी 40 न्यूटन over here. Therefore, the magnitude of the force that is acting on the body and which requires a velocity per meter per second is 40 newtons over here. Moving on to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोगों से, a bullet of mass 50 gram moving with an initial velocity of 100 meter per second with an initial velocity of 100 meter per second। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Strikes a wooden block and comes to rest after penetrating a resistance block and comes to rest after penetrating a distance of 2 centimeter, direct। ये बता रहा हूँ उसका रीजन, सब कुछ बता रहा हूँ। कैलकुलेट द इनिशियल, अब यहाँ पे चीजें जो कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, उसके बाद में इनिशियल मोमेंटम बुलेट का, फाइनल मोमेंटम बुलेट का, रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक, retardation that is caused by the wooden block, and the resistive force exerted by the wooden block, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ थोड़ा इसका क्या तरीका है, क्या कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, एक बुलेट है यहाँ पे जिसका मास हम लोग को कितना गिवन है, मास यहाँ पे 50 किलोग्राम हम लोग को गिवन है, मास है 50 ग्राम। स्टैंडर्ड में भी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करे थे 50 बाय 1000, लेकिन बाद में आगे हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे। सही है। विद एन इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी रखी है, 100 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड, स्टैंडर्ड है। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, इस ब्लॉक को स्ट्राइक करेगा, सही है, एंड कम्स टू रेस्ट
यानी कि फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की क्या है, ब्लॉक में जाने के बाद में उसकी जीरो हो जाती है, लेकिन कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, उसने इतना डिस्टेंस बुलेट ने ट्रैवल कर लिया है। ये डिस्टेंस कितना है, 0 पॉइंट, देखो 2 सेंटीमीटर है, इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/100, 0.02 मीटर्स। हम लोग का आ गया, इसको भी लिख लेते हैं, तो ऐसे ही रहने दो, बाद में भी कैलकुलेशन कर देंगे। ओके, हम लोग को पहले निकालना है इनिशियल मोमेंटम, उसका निकालना है। अब इनिशियल मोमेंटम निकालना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम p1 है, मोमेंटम का फॉर्मूला m और u हो जाएगा, u होगा ना इनिशियल मोमेंटम है u। अब m यहाँ पे कितना दे रखा है, 50/1000, और u कितना दे रखा है, 100 है, 1 2 0 कट गए, ये कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, भाई सही करा बोले यहाँ पे, सही कराओगे सब कुछ सही आएगा, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जब हमारा इनिशियल मोमेंटम आ गया, यहाँ से चेक कर लेता हूँ, सही जो भी आ सही आ इनिशियल मोमेंटम हमारा आ गया। उससे हमें कह रहा है कि फाइनल मोमेंटम उसका निकालो कितना है, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम उसका p2 इक्वल टू क्या होगा, mv हो जाएगा, सही है। तो m उसका कितना दे रखा है, वही 50/1000 लिख लेते हैं, और v फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो यानी कि फाइनल मोमेंटम उसका कितना आ गया, वहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद थर्ड चीज यहाँ पे निकाल रहे हैं रिटार्डेशन, उसको निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन यानी कि एक्सीलरेशन निकालना है, दैट विल बी नेगेटिव ओवर हियर, निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, we will be getting some space over here and we will be able to do it. Okay, यहाँ पे निकालना है रिटार्डेशन, क्या क्या चीज़ें हम लोग को दे रखी है, मास, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस। ओके, तो यानी कि सेकंड इक्वेशन में मोशन लगेगी यहाँ पे, s is equal to ut plus half at square, क्योंकि अवेलेबल रिसोर्सेज हमारी जो है उसके हिसाब से सेकंड इक्वेशन में मोशन लगती है। डिस्टेंस हम लोग को कितना दे रखा है यहाँ पे, 0.02 0.02, और u हम लोग को कितना दे रखा है यहाँ पे, 100, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है नहीं, यानी कि ये नहीं लगेगा यहाँ पे 20, ये वाला ये कोई टाइम दिया नहीं है। थर्ड इक्वेशन मोशन लगाओ यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v यहाँ पे कितना दे रखा है हम लोग को, 0, u यहाँ पे कितना दे रखा है हम लोग को, 100, तो 100 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, प्लस 2 इंटू a इंटू s, s यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 0.02। ओके, अब यहाँ पे देखो ये इधर आएगा, तो माइनस 1 2 3 4, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको इधर ले आया, इधर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 0.02, अभी 0.02 हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इसकी नीचे ले जाएंगे, 0.02, और इस 2 को भी यहाँ पे नीचे ले आएंगे। ओके, एक्सेलरेशन हम निकालेंगे यहाँ पे, माइनस में आ रहा है, एक दो दो जीरो ऊपर आ गए, 2 2 4 25, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ गया हमारा, -25 मल्टीप्लाइड बाई कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2 माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव में, और रिटार्डेशन हमें लिखना है, तो लिख देंगे रिटार्डेशन दैट इज ऑफर्ड बाय द वुडन ब्लॉक इज, नेगेटिव साइन हटा देंगे, और रिटार्डेशन आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे रिटार्डेशन, ओके, रिटार्डेशन नेगेटिव साइन हटा दे, तो रिटार्डेशन लिख देंगे। हम लोग को रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m into a, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको भी यहाँ पे होगा, यहाँ कर लेते हैं, रेजिस्टिव फोर्स F is equal to ma, m कितना हम लोग को दे रखा है, 50/1000 स्टैंडर्ड यूनिट्स में, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है,
इसको यहाँ इसकी लिख देते हैं एक्सेलरेशन, ये तो लिखेंगे रिटार्डेशन, ये है नेगेटिव साइन में नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पहले से हम इसको बोल रहे हैं ना रेजिस्टिव फोर्स बोल रहे हैं इसको, रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स यानी कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तभी यहाँ पे हम लोग इसको एक्सेलरेशन की जगह हम लोग रिटार्डेशन ही ले लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही वर्ड ले लिया रेजिस्टिव, यानी कि रेजिस्टिव का मतलब वही हो गया, रिटार्डेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पे आ गया 12500, ये हमारा क्या आ गया रेजिस्टिव फोर्स जो दिस विल बी, देखो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे अगर लेते तो माइनस आता, तो हम लोग ने क्या लिया रिटार्डेशन हम लोग ले लिया है यहाँ पे। रेजिस्टिव फोर्स क्या है, खाली और एक ऐसा फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, हाँ, जो वुड लगा रहा है टू स्टॉप द बुलेट, तो यहाँ पे हम ला रहे हैं यहाँ पे लिया। So that's all for today. We will be starting with Newton's third law of motion tomorrow. Thank you.